हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। सेल कोशिका की सीरीज अपनी चल रही है। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम नए सेल ऑर्गन या कोशिकांग के बारे में बात करेंगे। तो आज हम हमारे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम एक और इसी से मिलता जुलता शब्द आप सुनते होंगे जिसे कहते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम को अपन इसके बाद समझते हैं, पहले शुरुआत करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम का एक फैक्ट आप बिल्कुल दिमाग में इसको बिठा लें कि लाइसोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल या जंतु कोशिका में पाया जाता है। प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ, अमीबा कुछ नहीं। लाइसोसोम सिर्फ और सिर्फ होता है किसमें? एनिमल सेल, जिसे हम कहते हैं जंतु कोशिका। अब यदि लाइसोसोम के स्ट्रक्चर की बात की जाए, मान लो ये सेल है, एनिमल सेल है, मतलब इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है ये होगी सेल मेम्ब्रेन। इस पे अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब मान लो इस सेल के अंदर एक ऑर्गन है, समझ लो। पहली बात तो याद रखना, लाइसोसोम सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है। इसके पहले आप माइटोकॉन्ड्रिया अपन पढ़े थे, इसके पहले क्लोरोफिल पढ़े थे, उसमें डबल मेम्ब्रेन थी। लेकिन लाइसोसोम जो है ये होता है सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन। इसे हम कहते हैं एक झिल्ली या एक सतह अंग। ठीक, इस लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम, इसके अंदर बहुत सारे होते हैं एंजाइम। ऐसा माना जाता है कि एक सेल के एक लाइसोसोम में लगभग 35 से 40 एंजाइम होते हैं। ठीक, लाइसोसोम जो है इसको एक्टिविटी को इसको बढ़ाने के लिए, इसकी क्रिया को बढ़ाने के लिए इसकी मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, विशेष जो इसका लक्षण है ये है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये बनी होती है लिपिड की। आपको याद होगा अपन ने कल ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का। ठीक, तो ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है या इसकी जो आउटर जो मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड से। अब लाइसोसोम को फंक्शन या कार्य करना है तो उसकी एक कंडीशन है। यदि सेल में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब सामान्य है, तो लाइसोसोम एक्टिव नहीं होता, ना वो एंजाइम रिलीज करता है, ना वो कोई काम करता है। लेकिन यदि लाइसोसोम से सेल को कार्य कराना है, यदि वो सेल चाह रही है कि लाइसोसोम उसके लिए काम करे, तो उसके लिए सेल को कंडीशन करना होगा एसिडिक। याद रखेंगे, लाइसोसोम तभी फंक्शन करता है जब सेल की कंडीशन हो जाती है एसिडिक, या जिसे अपन कहते हैं अम्लीय। अब इस कंडीशन को एसिडिक कैसे करें, तो उसकी भी सुविधा है। इसके लिए क्या होता है, ये जो लिपिड है इसकी मेम्ब्रेन में कुछ कुछ स्थानों पर एक बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, एक विशिष्ट लक्षण होता है जो कहलाता है प्रोटॉन पंप। आप याद रखेंगे, आपसे पेपर में पूछा जाएगा ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जिसमें प्रोटॉन पंप होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। फिर यदि घुमा के पूछ ले कि लाइसोसोम में प्रोटॉन पंप कहां होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि लाइसोसोम में जो लिपिड की मेम्ब्रेन है, लिपिड नहीं आएगा तो मेम्ब्रेन ऑप्शन रहेगा, वो भी सही होगा। लिपिड की जो मेम्ब्रेन है उसमें स्पेसिफिक फीचर है जो उसका क्या होता है, प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन समझ गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का मतलब क्या होगा कि इसके पास ये जो प्रोटॉन है ये बनाएगा प्लस आयन। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्रोटॉन इस सेल के लिए क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन। और ये जो पॉजिटिव आयन है ये बनाएगा हाइड्रोजन आयन।
और अपन को पता है अर्हीनियस ने बताया था, साइंटिस्ट अर्हीनियस ने क्या बताया था कि यदि कोई सब्सटेंस H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है तो उस सब्सटेंस को कहते हैं एसिडिक। समझना, ऐसा कोई भी सब्सटेंस या मैटर जो रिएक्शन करके H प्लस आयन प्रोड्यूस कर दे वो होता है एसिड, और यदि OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है तो वो होता है बेस, या जिसे हम कहते हैं क्षार। तो अब क्या होगा, लाइसोसोम को जब भी काम कराना है वो क्या करेगा, प्रोटॉन पंप एक्टिव करेगा। प्रोटॉन पंप एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, ये बनाएगा पॉजिटिव चार्ज, या जिसे हम कहते हैं धन आयन। पॉजिटिव चार्ज को बोलचाल में आपने सुना होगा कैटायन कहते हैं ना, एक ही बात है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा H प्लस, और यदि H प्लस बन गया मतलब कंडीशन हो जाएगी एसिड, और जैसे ही एसिडिक कंडीशन होगी तो इसके बाद तुरंत एक्टिव हो जाएगा लाइसोसोम। तो इस तरीके से एनिमल सेल फंक्शन करती है या करवाती है फंक्शन, जब भी उसे करवाना होता है काम लाइसोसोम से। स्क्रीनशॉट लेना इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लाइसोसोम के थोड़े जनरल इंफॉर्मेशन जैसा देखते हैं कि क्या कैसी कहानी है, किसने खोज की है, फिर उसके बाद अपन इसके फंक्शन पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग है इसके फंक्शन। इसके लिए आपने एक टर्म सुना होगा, लाइसोसोम को कहते हैं सोसाइटियल बैग, या उसे कहते हैं आत्महत्या की थैली। तो वो भी अपन समझेंगे कि उसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की है उनका नाम है क्रिश्चियन डी डुवे। दुबे नहीं कर जान लेना है ना, ये क्या है, डी डुवे। अब इनकी डिस्कवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि लाइसोसोम बहुत भारी काम कर रहा है तो इनकी डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है, वो नहीं, वो तो है, लेकिन इनकी डिस्कवरी आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि इस कार्य के लिए डी डुवे को मिला है नोबेल प्राइज। अब नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज मतलब मिला है, मतलब सीधी सी बात है कि कोई ना कोई ये बड़ी खोज तो होगी। तो इसलिए आपको याद रखना है, ऐसे साइंटिस्ट जिन्हें सेल ऑर्गन या कोशिकांग की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला है तो वो साइंटिस्ट हैं क्रिश्चियन डी डुवे, जिन्होंने डिस्कवरी की है किसकी, लाइसोसोम की। यदि लाइसोसोम की बात की जाए तो इसकी जो साइज है, इसकी साइज या जिसे अपन कहेंगे माप, ये होती है 0.2 माइक्रोन से 0.8 माइक्रोन। माइक्रोन से यहां पर मतलब है माइक्रोमीटर। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। म्यू बना होता है, इसको कहते हैं म्यू। म्यू बना है, इसका ये मतलब होता है, हम कह रहे हैं माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁻6 मीटर। 10 की घात ऋण 6 मीटर जो है, इसके लिए शब्द उपयोग होता है माइक्रोमीटर। 10 की घात ऋण 3 है, यदि 10⁻⁻3 तो उसे कहते हैं मिनी। 10⁻⁻9 है, 10 की घात ऋण 9 है तो वो कहलाता है नैनो, और 10 की घात ऋण 6 है, 10⁻⁻6 है तो उसे हम कहते हैं माइक्रो। और माइक्रोन का मतलब क्या होता है, माइक्रोमीटर। तो सेल हो या सेल से रिलेटेड कोई भी ऑर्गन हो या ऐसी चीज जो बहुत छोटी है, उसके मेजरमेंट के लिए, उसको मापने के लिए हमेशा यूज किया जाता है माइक्रोन का। तो इसकी साइज होती है 0.2 माइक्रोन टू 0.8 माइक्रोन। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अपन थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, इसकी कहानी, कैसा क्या फंक्शन है। अब ये हमेशा काम करेगा कब, जब कंडीशन एसिडिक होगी, और उस एसिडिक कंडीशन के लिए अपन ने पढ़ा कि लाइसोसोम जो है उसकी मेम्ब्रेन में, उसकी झिल्ली में, मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप है, और ये जो प्रोटॉन पंप है ये इसे बनाने में मदद करता है एसिडिक।
अब एसिड बेस जहां पर शब्द आ जाए तो आपको पता है उनके साथ एक चीज पैरेलल चलती है जो होता है पीएच। तो आपसे घुमा के पूछ लेगा कि लाइसोसोम का पीएच क्या होता है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ लाइसोसोम। तो यदि अपन बात करें बेस्ट पीएच, वो पीएच जिस पे लाइसोसोम सबसे ज्यादा काम करेगा वो होता है 5। 5 मतलब जब पीएच की वैल्यू 7 0 to 7 हो तो वो क्या होता है एसिडिक। तो 0 to 7 के बीच में है 5, मतलब ये क्या रहेगा एसिडिक। अब ये पीएच जो है 5 कैसे हुआ, प्रोटॉन पंप ने प्रोटॉन बनाया, H प्लस आयन बना, जिसकी वजह से पीएच क्या हो गया 5। तो लाइसोसोम का पीएच होता है 5। ठीक, अब कंडीशन समझो। लाइसोसोम में जो एंजाइम है, इन एंजाइम का स्पेसिफिक नाम है, उनको एक विशेष नाम दिया गया है जिन्हें कहा जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक, हाइड्रोलिटिक, हाइड्रो जो शब्द है ये विज्ञान में हमेशा उपयोग होता है पानी की जगह। ठीक, तो हाइड्रो दो टर्म होगा यहां पर, एक है हाइड्रो, दूसरा है लिटिक। तो हाइड्रो का मतलब क्या हो गया वाटर, पानी के संदर्भ में कह रहा है, और लिटिक ये प्रेजेंट करता है लाइसिस को, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ठीक, हाइड्रोलाइटिक मतलब ये एंजाइम क्या होते हैं, पानी की यदि कमी हुई है ना, या पानी से रिलेटेड इनको कोई भी समस्या हुई तो ये एंजाइम क्या है, इनका अपघटन हो जाता है, डीकॉम्पोजिशन हो जाता है, या ये एंजाइम जहां पर कार्य करने जा रहे थे, जिसके फंक्शन को कंट्रोल करने जा रहे थे, उसका डीकॉम्पोजिशन कर देते हैं पानी की कमी होने पे, एब्सेंस होने पर। इसीलिए इन्हें कहा जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिनकी संख्या होती है लगभग 30 से 35। ठीक, स्क्रीनशॉट इसका। अब आपने एक पॉइंट सुना होगा कि लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडियल बैग, या इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। चलो इस टर्म को अपन समझते हैं। ठीक, कंडीशन समझना। मान लो हमारे शरीर में हो जाए पानी की कमी। ठीक, शरीर में क्या हो गया पानी की कमी। पानी की कमी को विज्ञान की भाषा में अपन क्या कहते हैं, तो इसके लिए टर्म यूज होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, या इसे अपन हिंदी में कहते हैं निर्जलीकरण। इसलिए देखना, जो ऐसा व्रत या उपवास हो जिसमें पानी नहीं के पीते हैं तो उसको निर्जला व्रत कहते हैं, है ना, निर्जल जिसमें जल ना हो, तो निर्जलीकरण, या इसे क्या कहा जाता है डिहाइड्रेशन। अब अपन इसके पहले पढ़ चुके हैं कि सेल में प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, ये मान लो ये सेल है, इसमें एक फ्लूइड या एक लिक्विड पाया जाता है, जिस फ्लूइड या लिक्विड को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म में 80% सिर्फ और सिर्फ होता है पानी। या पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में जाकर जहां हमने प्रोटोप्लाज्म पढ़ा है वहां आप देख सकते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में 80% क्या होता है पानी, मतलब इस प्रोटोप्लाज्म को, सेल को काम करना है तो उसको जरूरत होगी पानी की। लेकिन अब हुआ क्या कि हमारे शरीर में हो गई पानी की कमी। शरीर में पानी की कमी हो गई, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो सेल या कोशिका है इसमें भी हो गई पानी की कमी। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में पानी की कमी होती है तो ये जो सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, ये हो जाता है एसिडिक। पानी की कमी के कारण क्या होता है, ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये हो जाता है एसिडिक, अम्लीय हो जाता है। और अब भी अपन ने पढ़ा कि यदि एसिडिक या अम्लीय स्थिति आ गई तो लाइसोसोम तेजी से काम करने लगता है। तो जैसे ये प्रोटोप्लाज्म एसिडिक होता है, सेल के जो, सेल में मान लो ये लाइसोसोम, इस लाइसोसोम के अंदर एंजाइम,
अब आपको एंजाइम बोलना है तो नाम भी बताना है। इनका नाम क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक, अब क्या होगा, जैसे एसिडिक कंडीशन हुई लाइसोसोम बहुत तेजी से एक्टिव हो गया, और जैसे ही वो एक्टिव होगा तो उससे निकलने लगेंगे एंजाइम। और ये जो एंजाइम है ये पूरी की पूरी सेल या कोशिका में बहुत तेजी से फैल जाएंगे। पूरी सेल में क्या फैल जाएंगे? एंजाइम। जबकि कोशिका को जरूरत नहीं थी, सेल को जरूरत नहीं थी, लेकिन उसमें तेजी से क्या फैल गए? एंजाइम। अब वो एंजाइम इतनी तेजी से फैले कि उन्होंने सेल में जो भी था, चाहे उसका न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, या कोई भी ऑर्गन हो, उसका उन एंजाइम ने कर दिया डाइजेशन। सीक्वेंस समझना, एसिडिक जैसे हुई, एसिडिक होने की वजह से बहुत सारे क्या रिलीज हो गए? एंजाइम। और ये जो एंजाइम है इन्होंने क्या कर दिया? सेल में जितने भी ऑर्गन थे उन सभी का कर दिया डाइजेशन, या हिंदी में जिसे अपन कहते हैं पाचन। और जब सेल के सब ऑर्गन का डाइजेशन या पाचन हो गया तो सेल जो है वो नष्ट हो गई, सेल की मृत्यु हो गई। तो जो लाइसोसोम सेल के अच्छे काम के लिए था उसी ने सेल को ही नष्ट कर दिया। यही कारण है कि इस लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइडियल बैग, या इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली। ठीक, अब इस शब्द को सुन के बहुत ज्यादा घबराना नहीं है ना। आत्महत्या की थैली थोड़ी शब्द भारी है, बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। हमारे शरीर में रोज कई हजार कोशिकाएं मर जाती हैं पानी की कमी की वजह से। पानी की कमी हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म एसिडिक हो जाता है, एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, सेल को मार देते हैं। ये प्रक्रिया रोज चलती है ना। कई हजार कोशिकाएं मर जाती हैं। पानी की कमी को अपन को पूरा करना है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा घबराने का नहीं है कि आत्महत्या की थैली सुन के घबराने लगे। एक नॉर्मल प्रोसेस है, बस एक बैलेंस डाइट यदि पानी की लेंगे तो ये समस्या नहीं होती है। ठीक, अब क्या ये थोड़ी ऐसा तो है नहीं कि इसका काम ही था कोशिका को मारना, कोशिका को नष्ट करना, इसलिए लाइसोसोम है। लाइसोसोम का कुछ अच्छा काम होगा इसलिए वो सेल में होता है, तो उसको अपन समझेंगे। पहले आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये इसका जो फंक्शन है बहुत बढ़िया फंक्शन है, इसको आप बस थोड़ा सा दिमाग लगा के समझेंगे तो इसकी कहानी समझ जाएंगे। मान लो ये अपनी एक सेल है, ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है तो बहुत ज्यादा हर बार बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाना। अपन जो बना रहे हैं वो क्या है? एनिमल सेल। एनिमल सेल की पहचान क्या है? इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है इसमें क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। ठीक, समझना। कोशिका है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब उसमें जितने सेल ऑर्गन थे काम कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था। अब किसी कारण से क्या हुआ? कोशिका के कोई ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया। जैसे अपन एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये है कोशिका का राइबोसोम। किसी कारण से ये जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम ने कार्य करना बंद कर दिया, काम नहीं कर रहा, सिर्फ पड़ा हुआ है। अब राइबोसोम का काम, सेल को प्रोटीन तो चाहिए, तो क्या होगा? उस कंडीशन में एक्टिव हो जाएगा लाइसोसोम। ये अपन बना रहे हैं, बार बार याद रखना, इसकी मेम्ब्रेन में क्या होता है? लिपिड। तो क्या होगा? अब जो है ये एक्टिव हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम छोड़ेगा अपने एंजाइम, ये एंजाइम जाएंगे खराब वाले राइबोसोम के पास, क्योंकि सेल में सिर्फ जगह ही घेर रहा है, काम तो है नहीं उसका। तो ये क्या करेंगे? ये एंजाइम जुड़ जाएंगे इस राइबोसोम के साथ और इस राइबोसोम का कर देंगे डाइजेशन। जो खराब वाला राइबोसोम है इसका कर देंगे डाइजेशन या पाचन, और जैसे उसका पाचन करेंगे वो राइबोसोम नष्ट हो गया, उसका पूरा पाचन हो गया। और कुछ समय बाद न्यूक्लियस केंद्रक फिर से सेल के लिए नया बना देगा राइबोसोम। समझ सकते हैं आप कि कितना जरूरी काम करता है। नहीं तो पता चला राइबोसोम यदि नष्ट हो गया तो कोशिका ही पूरी खत्म हो गई, कोई काम की ही नहीं बची। तो लाइसोसोम क्या करता है? जो ऑर्गन काम नहीं कर रहा है उसका डाइजेशन करता है, पाचन करता है, उसको बाहर कर देता है, फिर उसकी जगह एक नया ऑर्गन बन जाता है, एक नया अंग वही वाला फिर से आ जाता है, और वो जो सेल होती है वो लगातार अपना काम करती रहती है। तो ये जो काम नहीं कर पा रहे हैं
जो वेस्ट जैसे हैं, वेस्ट हो गए हैं, उनके डाइजेशन करना, उनका पाचन करना, ये काम होता है किसका? तो इस काम के लिए हमारी कोशिका में है लाइसोसोम। ठीक, जैसे आपने देखा होगा जब अपन को चोट लग जाती है, मान लो अपन को चोट लग गई, अपन को समझ लो आप कि ये हाथ में चोट लगी है ना यहाँ पर, अब ये चोट लगी तो ये सेल तो पूरी डैमेज हो गई, चोट लगने के कारण वो पूरी की पूरी सेल डैमेज हो गई। इसलिए देखना जब चोट लगती है तो वहां काले रंग की एक परत जैसी बन जाती है, जिसको ऐसे नाखून से निकालते रहते हैं, काली परत, वो डेड सेल है। अब वो तो डेड सेल है, वो तो खुद की रिपेयर ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब सब मर गया तो उसका लाइसोसोम भी मर गया। तो आसपास की जो लिविंग सेल है, जीवित कोशिका है, उनका ध्यान जाता है कि यार यहाँ पर बहुत समय से एक ग्रुप पड़ा है जो डेड सेल का है, तो आसपास की लाइसोसोम की जो होती है, सेल के लाइसोसोम जो होते हैं, वो यहाँ की डेड सेल को धीरे 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 नष्ट करते हैं। और देखना वो जो काले कलर की परत रहती है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है और वहां फिर से नई स्किन आ जाती है। ठीक है, तो जो भी, जैसे मान लो आपको कभी कोई बहुत तेज चिमटी काट दे ऐसा, तो देखना वहां पर भी स्किन काली हो जाती है। क्या होता है, वहां पर वो सेल इतनी ज्यादा डैमेज हो गई कि उनका लाइसोसोम भी नष्ट हो गया। अब उसको फिर वो आसपास वाली सेल डाइजेशन करती है, फिर वो धीरे धीरे काला होता, काले से नीला होता है, फिर लाल होता है, फिर ठीक होता है। तो लाइसोसोम का काम ही होता है, आप ये कह सकते हैं कि लाइसोसोम जो है ये सेल की करता है मरम्मत। ये क्या करता है, तो ये करता है रिपेयरिंग ऑफ सेल, ताकि सेल हमेशा चलती रहे। तो ये जो है ये मेजर फंक्शन था, ये मुख्य काम है लाइसोसोम का। लाइसोसोम के फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना, क्योंकि इसका फंक्शन तो ठीक है, वो तो याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। फैक्ट की कितना पीएच हो, प्रोटॉन पंप कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है, डिस्कवरी किसने की है, साइज ये वो, आपको ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं अगले सेल ऑर्गन को, अगले कोशिकांग को। अगला सेल ऑर्गन, अगला कोशिकांग जो है, इस कोशिकांग का नाम आपने सुना होगा, थोड़ी कम लेकिन सुना होगा। इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हर बार इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, ई आर आपको याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि हिंदी में जाएंगे तो इसे हिंदी में कहते हैं अंतः प्रदवीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई आर। लेकिन हिंदी मीडियम आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं करना है, नहीं ई आर की देख के आप भी कर लो आप्रजा, ऐसा नहीं, अपन को पूरा याद रखना अंतः प्रदवीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एक बहुत बढ़िया पॉइंट है जो आपको याद रखना है, सेल के अंदर कोई भी ऑर्गन कहीं पर भी हो सकता है, वो कहीं पर भी तैरते तैरते पहुंच जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिक्स है, एक उसके पास एक जगह है, वो उसकी फिक्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है फीते के समान संरचना होती है, टेप लाइक स्ट्रक्चर, चौड़ी एक संरचना होती है, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवीय जालिका। और इसका पॉइंट याद रखना, ये हमेशा जुड़ा होता है न्यूक्लियस के साथ, ये हमेशा जुड़ा होगा केंद्रक के साथ, इसका स्थान निश्चित है। हाँ वो बात की बात है कि केंद्रक यहां वहां चला जाए, लेकिन वो जुड़ा केंद्रक के साथ ही रहेगा। तो एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गन जो पूरे तरीके से न्यूक्लियस या केंद्रक के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मान लो कोई ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, जैसे कौन सी सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होते, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। वैसे फंगस में होते हैं पर फंगस के ईस्ट में नहीं होते हैं, है ना। और यदि अपन अपनी बात करें तो हमारे शरीर में ऐसी सेल जिसमें केंद्रक नहीं है, वो है आरबीसी की कोशिका। तो यदि मान लो कोई ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो नेचुरल उसको याद रख लो, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं उसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता। तो बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआ, आरबीसी, इन सभी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। ठीक,
अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए बात की जाए तो इसकी खोज जिस साइंटिस्ट ने की है उनका नाम है कीथ पोर्टर। साइंटिस्ट का नाम है कीथ पोर्टर। इन्होंने डिस्कवरी की है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब इसके अपन टाइप्स देखते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, यदि हम बात करें सेल की, जिस सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये होगा दो प्रकार का। समझना, सरल है, बहुत सरल, ठीक है, बस थोड़ा नाम है उसको आप समझ लो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट को कहते हैं SER। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी मीडियम SER को आपको याद ही रखना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में कहते हैं सपाट अंतःप्रदवीय जालिका। दूसरा जो पार्ट है ये होता है RER, इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसे कहा जाता है खुरदुरी अंतःप्रदवीय जालिका। अब ये नाम कैसे आए, स्मूथ और रफ समझना। स्मूथ या सपाट का मतलब क्या है, जो बिल्कुल चिकनी सतह हो, जिसमें कुछ भी ना हो, बिल्कुल फ्लैट हो, फ्लैटेड स्ट्रक्चर जो है वो होगा स्मूथ। और रफ का मतलब क्या होगा कि उसका जो सरफेस है, उसका जो टेक्सचर है वो हल्का सा स्मूथ नहीं रहेगा, उसमें कुछ उबड़ खाबड़ सा होगा, कुछ खुरदुरा सा होगा, तो वो क्या कहलाता है, रफ। अब समझना कैसे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, टेप लाइक स्ट्रक्चर है, फीते के समान संरचना। ये कैसा होता है, टेप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब एक चौड़ी सी संरचना है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें कुछ भी नहीं है, ये छूने पर बिल्कुल ये क्या है, सपाट है, बिल्कुल स्मूथ है, इसलिए इसे कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि ये जो है खुरदुरा या जिसे अपन रफ कहते हैं, इसमें क्या होता है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बीच में ऐसे दाने दाने निकले होते हैं, कुछ होता है जो इसके बीच में ऐसा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब इसे छूने पर ये स्मूथ नहीं है, सपाट नहीं है, कुछ इसमें है। ये जो है ये कहलाता है राइबोसोम। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें राइबोसोम होता है उन्हें हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर से रफ, आर से राइबोसोम। ऐसे जिनमें राइबोसोम है वो कहलाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनमें कुछ भी नहीं है वो कहलाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब थोड़ा आप दिमाग लगाओ तो इनका काम भी बता सकते हो। राइबोसोम है मतलब ये क्या बनाएंगे, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, ये किसी भी कोशिका में करेगा प्रोटीन संश्लेषण, ठीक। और जो स्मूथ वाला है, स्मूथ वाला जो है ये करता है फैट, या जिसे अपन कहते हैं लिपिड सिंथेसिस, ये करता है वसा का संश्लेषण। मतलब कुल मिला के घर की भाषा में यदि बोले तो स्मूथ वाला जो है वो फैट को बनाएगा, और जो रफ वाला है उसमें राइबोसोम, इसलिए वो क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन और लिपिड दोनों को बनाने का जो काम है वो करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ले लें स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं इस प्रोटीन और लिपिड की कहानी।
यदि आपको याद हो तो हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन वाले वीडियो में कि सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया है उनका नाम है सिंगर और निकोलसन, याद करेंगे आप, प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और सेल मेम्ब्रेन बनी है प्रोटीन और लिपिड से। समझो, मान लो ये कोई सेल है, कोशिका है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, बचाती है। मान लो कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस कोई भी अटैक करना चाह रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करती है सेल मेम्ब्रेन। रोक पाई नहीं रोक पाई वो बात की बात है, लेकिन रोकने का सबसे पहले जो प्रयास है वो कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन। अब जब सेल मेम्ब्रेन ये सब काम करती है तो ये बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। ज्यादा काम करने की वजह से सेल मेम्ब्रेन हो जाती है डैमेज, उसको ज्यादा, बहुत ज्यादा वो क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त। अब समझना, अब क्षति जो हो गई उसको रिपेयर तो करना पड़ेगा, और अपन को पता है सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? तो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। ठीक, अब यदि इसको रिपेयर करना है मतलब क्या चाहिए? प्रोटीन और लिपिड। और ऐसा ऑर्गन जो प्रोटीन और लिपिड दोनों बना सकता है वो अभी अपन ने पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बना रहा है उस प्रोटीन को और किसी काम के लिए उपयोग नहीं करती है सेल। उस प्रोटीन और लिपिड को वो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करेंगे। वो ऐसे प्रोटीन और लिपिड बना रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है जो सिर्फ और सिर्फ रिपेयर करेंगे किसको? सेल मेम्ब्रेन को। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा उस ऑर्गन का, उस अंग का नाम बताइए जो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करता है या रिपेयर कर सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बायोजेनेसिस शब्द लिखा रहेगा ना, सेल मेम्ब्रेन में बायोजेनेसिस कौन सा ऑर्गन करता है? जैव निर्माण या जैव पुनर्निर्माण, ऐसा कुछ है ना। तो बायोजेनेसिस कौन कर सकता है, कौन फिर से बना सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत जरूरी फंक्शन है। आप यदि दिसंबर में हुआ था जेल पहली का एग्जाम, उसका क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखो, बीच बीच के मिड सेशन में आया था ये, तो उसमें लिखा था उस सेल ऑर्गन का नाम बताइए जो सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करता है ना। और जेल पहली में ही एक दूसरे पेपर में आया था, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जो बायोजेनेसिस करता है। तो दोनों कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक, अब यदि हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन की मरम्मत हो गई, वो अपन को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए उसको मरम्मत की, रिपेयर होने की जरूरत है। तो उसको रिपेयर किसने कर दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। अब एक पॉइंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है स्केलेटन ऑफ सेल, इसे कहा जाता है कोशिका का कंकाल। अब इसको अपन हमारे शरीर से जोड़ें तो हमारी बॉडी में स्केलेटन या कंकाल का क्या काम है? स्केलेटन कंकाल ये ना अपना, है ना, फ्रेमवर्क है पूरा बोन का, हड्डियों का ढांचा बना हुआ है। हड्डी के ढांचे के ऊपर फिर ये मांस लगा हुआ है, बाकी है तो अपन हड्डी के ढांचे से बने हैं। तो हमारे बॉडी में शेप देना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना, बॉडी को सपोर्ट देना, स्ट्रक्चर देना, मतलब हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, सहारा देना, संरचना बनाना, ये सब जो काम है ये कौन करता है? स्केलेटन सिस्टम। तो वैसे ही कोशिका का जो आकार है कि वो शेप रहे, वो दब ना जाए, सेल ऑर्गन बहुत ज्यादा डैमेज ना हो, तो उसको बनाए रखने में मदद करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें आप। ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, बाहर तक सेल है। ये है सेल का न्यूक्लियस, केंद्रक। इस न्यूक्लियस से निकला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये टेप लाइक स्ट्रक्चर है जो इस पूरी सेल में फैला है। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आखिरी तक न्यूक्लियस से चालू हुआ
और वो फैला हुआ है कहाँ पर, लास्ट के सेल मेम्ब्रेन तक। अब उसको इतना उसने मजबूत कर लिया है कि यदि अब सेल में प्रेशर भी पड़ेगा तो ये सेल मेम्ब्रेन ऐसा नहीं होगी कि ये दब गए या बिल्कुल है ना ये फ्लैट हो जाए, ऐसा नहीं। इसको ये क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मजबूती दिया, एक इसको एक स्ट्रेंथ दिया इसने कि आप इतना मजबूत तो रहो कि अंदर के सेल ऑर्गन ना दबे, तो इसीलिए वो उसको मजबूती देता है। यही कारण है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है स्केलेटन ऑफ द सेल, या इसे हम कहते हैं कोशिका का कंकाल तंत्र, क्योंकि कोशिका को क्या दे रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है, उसको क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको थोड़ी सपोर्ट कर रहा है, इसलिए कहलाएगा स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल। फिर यदि हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम और, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ग्लाइकोजन ये हमारे लीवर में स्टोर होता है। अपन जब लीवर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, अभी बस ये याद रखें ग्लाइकोजन है पॉलीसैकेराइड है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे लीवर में स्टोर होता है, संचित होता है। इस ग्लाइकोजन को स्टोर करने में भी जो सेल्स मदद करती है, उस सेल का जो पार्ट मदद करता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपसे ऐसा पूछेगा कि लीवर की सेल्स में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो उसको ग्लाइकोजन स्टोर करने में हेल्प करता है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्लाइकोजन क्या है, लीवर में कैसे स्टोर होता है, ये सब जब लीवर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी आपको ऐसा लिंक नहीं कर पाएंगे आप उससे, बस ये याद रखो ग्लाइकोजन बनाने वाला अंग होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो आज के सेशन में हमने बात की दो सेल ऑर्गन की, जो है लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलचाल में बात करने में ये ऑर्गन आपको ज्यादा सुनाई नहीं देंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि अपन किसी भी पेपर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इनसे आने वाले क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए अपन इसके मैक्सिमम पॉइंट कवर किए हैं। आप इसको अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं या वीडियो को एक दो बार देख के रिवीजन कर लें, इनको आप याद कर लें, ये आपके बहुत काम आएंगे। धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करते रहें, चलते रहें, आप जरूर अपने सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।